जय माता जी, नमस्कार, जय हिंद। कृषि बिल को लेकर के सोशल मीडिया और अन्य मीडिया पर धमचक चल रहा है। हमारे भी दिमाग में आयो कि क्यों ना विचार विमर्श लोग और विचार जान लिया जाए। कृषि बिल वापसी प्रधानमंत्री जी जणों ही घोषणा करी, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। हर आदमी अपनी अपनी सोच के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा है। वैसे ट्विटर वगैरह थोड़ा मैं चलाता हूं, तो ट्विटर पर या अन्य फेसबुक पर, अन्य सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कुछ बातें उभर के सामने आ रही है। कुछ तो कहते हैं कि देश को खतरा है इसलिए ये बिल वापस लिया है। कुछ कहते हैं कि खतरे को समझ गए इसलिए बिल वापस लिया है। जबकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात कहने के पीछे उनका तथ्यात्मक या तर्कात्मक कोई आधार नहीं है। क्योंकि हम आज जब ये कहते हैं कि देश के ऊपर खतरा है, तो क्या ये बात संभव है? जब हमारी इतनी बड़ी सेना है, हमारे स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है, हमारे पास खुफिया एजेंसियां हैं, क्या खाली एक किसान मांग करते हैं उससे देश को खतरा पैदा हो जाता है? दूसरी बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अलगाववादियों के सहारे से अगर किसान आंदोलन चल रहा है तो हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी एजेंसियां क्या कर रही है? अगर ऐसे लोग पूछे तो क्या साल भर में उनको चिन्हित नहीं कर पाए? क्या उनको पकड़ नहीं पाए? क्या उनको जेल में नहीं डाल पाए? सिंपैथी किस बात की? तो ये उलझुल बातें हैं। वास्तविकता यह है कि पहले जो लोगों ने बयानबाजी बिना विवेक से की थी, अब वो बयानबाजी पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए कुछ लोग करते हैं, इतना बड़ा देश है, उनमें अलग अलग सोच के लोग होते हैं। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री जी को ओछी भाषा में गालियां दी। अब वो कल तक तो प्रधानमंत्री जी के भगत बने हुए थे, और अब उनके अकेलों के ये दिमाग में आ रहा है कि ये बिल वापस क्यों लिया। अब वास्तविकता ये है कि वो जिनको अलगाववादी या फर्जी आदमी मानते हैं, और मोदी जी को कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने बहुत लंबा टाइम लगा दिया। ये बात सही है कि हमारे किसान शहीद हुए और बहुत बड़ी परेशानियों का सामना किया और टाइम लगा दिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के साथ रहने वाले लोगों की मंशा का पत्ता मोदी जी को अब भी चला है। तब उन्होंने घोषणा की है, क्योंकि कोई भी बड़ी पार्टी होती है, कोई भी बड़ी सत्ता होती है, उसमें स्वार्थवादी लोगों की कमी भी नहीं होती है, और चमचागिरी करने वाले ओरिजिनल बात को सामने नहीं आने देते। क्योंकि हमारी मीडिया है, उन्होंने तो मीडिया का अस्तित्व भी खो दिया। अब किसी नेता को या किसी अफसर को या किसी एजेंसी को पता चलने का एक माध्यम मात्र मीडिया होती है। मीडिया तो लग गई इसमें धर्मवाद में, जातिवाद में, और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे पड़ोसी देशों का डर बताने में। माना कि हमारे पड़ोस की गतिविधि होती है, उनके ऊपर सरसरी दृष्टि रखना काम है, लेकिन वो काम के लिए कुछ और एजेंसियां भी है। और लोग इतने भोले भी नहीं है। लोगों ने कई ट्विटर हैंडल और कई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह देखे हैं जो ये गाल बजाते हैं ना धर्म के नाम का। पहली बात तो यह है कि धर्मवाद पे, जातिवाद पे ये ट्रोल चलाते हैं, जो आईटी सेल चलाते हैं, तो जो जिस धर्म का पक्ष ले रहे हैं, तो उनका पहला काम तो यह होना चाहिए कि वो दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा उत्पादित किसी वस्तु का उपयोग ना करें। क्योंकि हम फोन चलाते हैं, हमें क्या पता कि इसका पुर्जा किसने बनाया होगा, कौन से धर्म वाले व्यक्ति ने बनाया होगा, किस जाति वाले व्यक्ति ने बनाया होगा। हम गाड़ी चलाते हैं,
उस गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में कौन कौन जाति के लोग काम करते हैं, किसने वो पुर्जा बढ़ाया होगा, हम कैसे इस्तेमाल करें। जैसे मान लिया किराने की दुकान है या खान पान की दुकान है, उस दुकान से कोई धर्म का कट्टरवादी है तो वो उस दुकान से कैसे सामान खरीदेगा, क्योंकि उस धर्म का तो वो व्यक्ति है कि नहीं है। तो ये बेतुक की बातों ने हमारे समाज को, हमारे सौहार्द को, हमारे शुद्ध वातावरण को दूषित मात्र कर रखा है। अब दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि लोगों ने इन जातिवाद के और धर्मवाद के चक्कर में हमारे संविधान को ही पीछे छोड़ दिया। अब क्या मानते हैं ये लोग, मेरे तो समझ में नहीं आता है कि आप अगर जातिवाद को मानते हो तो फिर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, और अगर संविधान को मानते हो तो आप जिस जाति के हो, जैसा आपका परंपरा से सिस्टम चल रहा है उनको चलाओ ना। इसमें लड़ने झगड़ने वाली, क्रोध करने वाली बात कहां आ गई। दूसरी बात, कोई भी शुद्ध धर्म का अनुसरण करने वाला नहीं तो क्रोध में बात करता है, नहीं गुस्से में बात करता है, नहीं दूसरे की बुराई करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 90% वर्तमान में जो सोशल मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए सनातनी है, मैं आम साधारण सनातनी की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो धर्म का सहारा लेकर के प्रचार प्रसार करने वाले जो है, वो लोग ये भूल क्यों जाते हैं कि हम कितना धर्म का पालन कर रहे हैं। वो जिस धर्म में भी है, चाहे वो किसी धर्म में, क्या वो खुद के धर्म को पालन करते हैं? ये तो लिखा हुआ है, हमारे गीता में भी लिखा हुआ है, वेद में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, मां बाप का आदर करना चाहिए, हमें पूजा पाठ करना चाहिए, हमें गीता कंठस्थ रखनी चाहिए, हमें हमारा इतिहास कंठस्थ रखना चाहिए, हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। क्या इन बातों का पालन करते हैं? राष्ट्रवादी क्या वही होता है जो किसी पार्टी का पक्ष लेता है? कभी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले बन जाते, कभी भाजपा वाले बन जाते, कभी मौका मिलता है दूसरी पार्टी वाले बन जाते। अब रहा सवाल किसानों का, तो किसान तो हर पार्टी में है, क्योंकि जो वोट अपनी मर्जी है जिसको देता है, अब वो जिसको वोट दिया वो उस पार्टी का हो गया। इनका मानना तो ये है, कभी पता नहीं हम सुन रहे थे, कभी तो कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, कभी कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाजपा मुक्त भारत करेंगे, कभी दूसरी पार्टियां कहते हैं उससे मुक्त करेंगे। अरे गरीबी मुक्त तो कर दो इस भारत को, अशिक्षा मुक्त कर दो इस भारत को, तो आम जनता का दोष भी नहीं है। हमारे जो प्रतिनिधि या नेता है वो भी उलझुल बातें करते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, इतना बड़ा देश है, इन बातों की परवाह अपने को नहीं करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ एक विनती करता हूं कि जिस बात से क्रोध जन्म लेता है, जिस बात से अनुशासन खत्म होता है, जिस बात से दया का भाव खत्म होता है, जो बात झूठी पड़ जाती है, उन बातों के ऊपर हमें हमारा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य जो भी है, हम जो भी काम करते हैं, किसान का विरोध, बात बीच में ऐसा सुना था कुछ कांग्रेस वाले या अन्य लोग बाबा रामदेव का विरोध करने के चक्कर में हमारे आयुर्वेद का ही विरोध शुरू कर दिया। हद हो गई। और जब बाबा रामदेव किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, उनका विरोध करिए आप, उनके काम जो है उनका विरोध करने का अर्थ क्या है? यह कहानी सभी के ऊपर लागू हो रही है लगभग के। तो मेरी प्रार्थना यह है कि हम थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करें। हमारा कर्तव्य यह है कि हम धर्म का प्रचार करने से पहले हमारे धर्म के बारे में अच्छी तरह से जान लें। जाति का विरोध करने से पहले हमारी जाति को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि जातियों का, जितनी भी जातियां संसार में हैं, लास्ट में जाकर के वो दो भागों में बंट जाती है, दो वंशों में बंट जाती है, सूर्य वंश और चंद्र वंश में। और उन्हीं में से तबके निकले, राजनीति के चक्कर में वो गुट बनते गए। तो पहले इतिहास को टटोले। दूसरी बात, हम इस बात के ऊपर ध्यान दें कि हमारी इतनी विवेकहीनता के पीछे कारण क्या है। क्या हम मैकाले की शिक्षा पद्धति से प्रभावित तो नहीं हुए? क्योंकि
हमें हमारे वजूद का पता नहीं है, हमें भूत का पता नहीं है, हमें भविष्य का पता नहीं है। भूतकाल हमने इतिहास टटोला ही नहीं, सुनी सुनाई बातों के ऊपर हमने कभी रिसर्च या विश्लेषण किया ही नहीं, और सुनी सुनाई बातों के ऊपर हमारी धारणा बन जाती है। इस धारणा से सबसे ज्यादा नुकसान हमारी युवा पीढ़ी को हो रहा है। युवा पीढ़ी पढ़ाई करने के बजाय, युवा पीढ़ी अपने पारिवारिक कारोबार को सीखने के बजाय एक मीठे जहर से ग्रस्त हो गई है। जो मीठा जहर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से समाचार मिलने का लाभ तो सभी को होता है, लेकिन सोशल मीडिया से हमारे युवा पीढ़ी कितनी बर्बाद हो गई है, इसके बारे में ना तो किसी का ध्यान जा रहा है और ना इसके बारे में सोच रहे हैं। बेरोजगार मुफ्त में प्रचारक मिल जाते हैं हर पार्टी को, और उनका यूज करके और वो अपने टिकट का जुगाड़ बैठा लेते हैं या हार जीत का जुगाड़ बैठा लेते हैं। तो बड़े बुढ़े अगर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो समझ में आता है कि उनसे अब कामकाज होता नहीं है। लेकिन आरएस की तैयारी करने वाला दिन भर अगर वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाएगा या फेसबुक चलाएगा तो पढ़ाई कब करेगा। दूसरी बात, सोशल मीडिया से अगर हमारे देश की नीति गति को परिवर्तन किया जा सकता है तो एक बात अच्छी तरह से गौर कर ले, नहीं तो पशुपालक सोशल मीडिया पर निर्भर है, और नहीं किसान सोशल मीडिया पर निर्भर है, और नहीं दुकानदार सोशल मीडिया पर निर्भर है, और नहीं हमारा कर्मचारी वर्ग। क्योंकि अगर एक पुलिस का थानेदार दिन भर सोशल मीडिया चलाएगा तो आपका काम कौन करेगा। अगर पशुपालक ने अपना व्हाट्सएप चलाना शुरू कर दिया तो क्या वो बकरी चरा रहा है, भेड़े चरा रहा है, गाय चरा रहा है, उस काम को कर पाएगा। क्या खेत में निराई करने वाला या पाइप खींचने वाला व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पे ही काम करेगा तो क्या वो अपने खेत में पानी पिला पाएगा फसल को। क्या दुकानदार अगर ग्राहक की परवाह ना करके और अगर वो सामान नहीं दे पाएगा और सोशल मीडिया चलाएगा तो क्या वो अपनी दुकान चला पाएगा। क्या हमारी शिक्षा की संस्थाएं जितनी हैं उनमें अगर वो खुद सोशल मीडिया के ऊपर ध्यान देंगे और बच्चों को पढ़ाई नहीं कराएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। ये सोचने की बात है। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी क्या दिशा है और हमें क्या करना चाहिए, ये बारीकी में सोचने वाला बिंदु है। हमारी परंपराएं जो है, हमारी हर परंपरा में वैज्ञानिक तथ्य है और उस तथ्य को जिंदा रखना हमारे जीवन के लिए जरूरी है। माँ बाप की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन नेताओं के नाम पर वो लड़ भिड़ लेते हैं। परिवार बिखर रहा है, उसकी परवाह नहीं है, लेकिन किसी ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया या जोड़ लिया या कुछ गलत बोल दिया तो उससे झगड़ा करने चला जाएगा। ये क्या हो रहा है। फिल्मों की नकल हो रही है। फिल्मी इंडस्ट्री में लोगों को आकर्षित करने के लिए अंग प्रदर्शन करके वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, तो वो अपनी दुकान चला रहे हैं, आप उसमें क्यों उलझ रहे हो। बहुत सारे लोग इससे सोशल मीडिया के चक्कर में, फेक आइडिया के चक्कर में, फेक नंबरों के चक्कर में कई लोगों ने पैसे गंवा दिए, कई लोगों ने अपने खाते ब्लॉक करवा दिए, कई लोगों ने अपना घर बर्बाद कर लिया। हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम हम इतना परिचय दें कि सोशल मीडिया को सत्य मानना या उस पर आने वाली खबर को सत्य मानना ये ज्यादा ठीक नहीं है। आप किसी भी खबर, चाहे सोशल मीडिया पे आती है, चाहे प्रिंट मीडिया पे आती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आती है, आप अपने हृदय की तराजू से तोलिए। हमारे प्राचीन काल के कवियों ने कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए अपना आपा खोए और उनको शीतल करे आपू शीतल होए। तो बाप का विवेक होना चाहिए कि आपको क्या करना है। भगवान ने, प्रकृति ने हमें वो विवेक दिया है, अच्छे बुरे का ज्ञान। अब कोई विपक्ष पार्टी का व्यक्ति अगर अच्छी बात कहता है तो उसकी तारीफ करने में बुराई क्या है, और अपनी खुद की पार्टी का व्यक्ति अगर गलत बात कह रहा है तो उसको डांटने में बुराई क्या है। क्योंकि न्याय का पक्ष लिया था हमारे प्राचीन काल से जो चला आ रहा है परंपरागत सिस्टम, न्याय। और न्याय क्या है उसको तोलने के बाद पता चलता है। किसी के द्वारा प्रचार से न्याय या अन्याय नहीं हो जाता है, अन्याय न्याय नहीं हो जाता है। भीड़ से कभी न्याय प्रभावित नहीं होता है, भीड़ से निर्णय नहीं होता है।
भीड़ इकट्ठा करने की जो वजह होती है उसके पीछे क्या वजह है? सीधे साधे लोगों को इकट्ठा किया है और किया है। तो इसलिए सभी युवा जनों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरी कोई भी बात आपको अखरी हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, तहे दिल से माफी मांगता हूं। लेकिन किसी भी तरह का कोई नया चाहे कानून आता है, कोई नया आंदोलन होता है, उसके बारे में धारणा बनाने से पहले खुद अपने विवेक से सोचिए। अब प्रसंग पैदा होता है कि इसको हार जीत मान रहे हैं। किसको? कानून को। देखिए, इसमें हार जीत का कहां प्रसंग हुआ? जनता ने ही तो इस प्रधानमंत्री को चुना था। अब प्रधानमंत्री तक इस जनता की आवाज को पहुंचने नहीं दिया। जब तक आवाज पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब अब प्रधानमंत्री जी को पता चला कि मैं गुमराह हो रहा था मेरे ही लोगों द्वारा। तब उन्होंने सोचा कि मेरा जो लोगों के ऊपर विश्वास था वो कम हो रहा है, तो उनको विश्वास को जिंदा रखना के लिए उन्होंने इस कानून की बारीकियों को समझ करके और वापस लेने की घोषणा की है। इसमें बुराई क्या है? उनकी हार कहां हो गई? अरे उनका काम है जनता की सुनना, और जनता का काम है उनको सुनाना। इसमें हार और जीत का प्रसंग कहां आ गया? लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। अब लोग कभी कांग्रेस का विरोध करते, कभी सपा बसपा का विरोध करने के चक्कर में किसान का भी विरोध शुरू कर लेते। हद हो गई। अरे किसान तो वो भी है जिसने वोट कांग्रेस को दिया, भाजपा को दिया, अन्य पार्टियों को दिया, वो भी किसान है। वोट एक उनका खुद का अधिकार है। वो वोट देने जाता है तो किसी को बता के नहीं जाता है, वो अपनी मर्जी से सुनता है। इसलिए जो खुले में आवाज उठाते हैं किसी पार्टी के पक्ष में, वो तो हो गए राष्ट्रवादी, और जो खुले में आवाज नहीं उठाता है वो हो गया राष्ट्रद्रोही। ये आपकी सोच का प्रतिफल है। देश में रहने वाला हर व्यक्ति इतना ही हकदार है जितना यहां का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, सरपंच, वार्ड पंच, इनको सारों को जनता चुनती है और सबसे पूजनीय जनता है। और जनता जिंदी रहती है अन्न खा करके, और अन्न को उपजाने वाला किसी जाति का व्यक्ति नहीं है, वो उस जमीन का पेट फाड़ करके मेहनत करने वाला किसान कहा जाता है। अब वो किसी भी बात से अगर नाखुश है तो उनको खुश रखना हमारे चुने हुए नुमाइंदों का कर्तव्य बनता है। दूसरी बात, ये उच्च कोटि की बात सामने क्यों आई कि हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को मांग करने का अधिकार होता है, जीत लोकतंत्र की होती है। लोकतंत्र की जीत होती है तो किसी की हार नहीं होती है। ना तो कांग्रेस की हार होती है, ना भाजपा की हार होती है, ना किसानों की हार होती है, ना किसानों का विरोध करने वालों की हार होती है। लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो हर किसी की बात सुनी जाएगी। तो इस बारीकी को समझने का प्रयास करें और सोशल मीडिया पर आंख बंद करके ना तो किसी को गाली देना उचित है, ना आंख बंद करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा मान लेना उचित है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कंडीशन ये हो गई है कि अब वो मीडिया नहीं रही है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ये मीडिया नहीं रही है, वो कुछ दलों के दुकानदार होकर के रह गए, कुछ परसेंटेज बच गए, वो बात अलग है। लेकिन परसेंटेज तो बहुत कम बचे हैं। बड़े बड़े मीडिया के घराने हैं, वो तो रट्टी रटा ही बातें हैं और जनता को मूर्ख बनाने वाला काम करते हैं। तो जब हमें मूर्ख बनाने की कोई कोशिश करता है तो हमें गुस्सा भी आता है। हमें गुस्सा मूर्ख बनाने वालों के ऊपर आना चाहिए, ना कि हमारे साथी के ऊपर, ना कि किसी जाति विशेष के व्यक्ति के ऊपर। और गुस्सा करना है तो इस गरीबी के विरोध में करें। आप गुस्सा करना है तो अशिक्षा के विरोध में करें, गुस्सा करना है तो अराजकता के विरोध में करें। अगर कहीं अच्छे काम के लिए कोई बात होती है तो वो अच्छा काम चाहे पक्ष का व्यक्ति कर रहा है चाहे विपक्ष का व्यक्ति कर रहा है, अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए। लेकिन बुरे काम का विरोध करना चाहिए, बुरा काम चाहे कोई करे। अब बुरे को और अच्छे को समझने के लिए विवेक चाहिए, विवेक के लिए अध्ययन चाहिए। अध्ययन हम कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ वीडियो देखते हैं, वीडियो से काम चलेगा नहीं। नाच कूद देखने से देश चलने वाला नहीं है। तो हाथ जोड़ के विनती है, मेरे कोई शब्द अगर कठोर हो तो आप एक बुजुर्ग आदमी समझ करके माफ कर देना।
आज इतना ही, कल और करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी भेजे हैं, मैं पढ़ नहीं पाया, पढ़ लेता हूँ अब। कैलाश जी, कान सिंह जी, कान सिंह जी, एनकेटी, और माफ़ करना मैं ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, एनकेटी इंडिया, और कान सिंह जी, नखत सिंह जी, मांगू सिंह जी, मांगू सिंह जी, मदन लाल कड़ेला, ओम प्रकाश जी, मैं ओम प्रकाश मेघवाल, पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी बापिणी। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। और बहुत ज़्यादा लोग जुड़े, कल अगर टाइम मिलेगा तो इसी टाइम और प्रयास करेंगे आपसे मिलने का। और कोई सुने या ना सुने, विचार करे या ना करे, हमारा कर्तव्य है कि युवा पीढ़ी को या सभी लोगों को दिशा देनी चाहिए। हम जो जानते हैं, जो महसूस होता है, उनके सामने बात तो रखनी चाहिए। बाकी उनका अपना विवेक है, वो किस पे गौर करते हैं, किस पे नहीं करते। जय माता जी की, जय हिंद, राम राम।